गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, हमने कल नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था न्यायपालिका। कल हमने न्यायपालिका के बारे में पढ़ा। न्यायपालिका की भूमिका क्या होती है, न्यायपालिका विवादों का निपटारा किस प्रकार करती है, न्यायिक समीक्षा क्या होती है, कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन, इसके बारे में हमने कल जाना और समझा था। आज हम पढ़ेंगे बच्चों, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता ने आपके परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया है। आप एक ऐसी अवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला कर सकते हैं। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं, न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देता है। तो बच्चों, कल्पना करो, एक ताकतवर नेता है, उसने आपके परिवार की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला कर सकते हैं। जब आप अपने ज़मीन के मामले को अदालत में ले जाते हैं तो वहाँ आप देखते हैं कि जो न्यायाधीश है वो नेता का पक्षपात कर रहा है, नेता की ओर ले रहा है। नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है, उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के पक्ष में फैसला सुनाए। तो बच्चों, नेताओं का न्यायाधीश पर नियंत्रण रहता है, उसी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से अपने फैसले नहीं कर पाते हैं और स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के पक्ष में ही फैसला सुनाए। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करता। इसीलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। तो बच्चों, हम आपको बता देते हैं कि हम ऐसे बहुत सारे किस्सों को जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायपालिका को या न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है, लेकिन भारतीय संविधान में इस तरह की दखलंदाजी को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता है। हमारे भारतीय संविधान में इस बात की व्यवस्था की गई है कि हमारे यहाँ न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्रता दी गई है। इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं हैं, ना ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। तो बच्चों, इस स्वतंत्रता का जो पहलू है वह है शक्तियों का बंटवारा। हमारे भारत में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है, जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, और यही हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती, अर्थात विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका को प्रभावित नहीं कर सकती हैं। अदालतें सरकार के अधीन नहीं होती हैं और ना ही वो किसी सरकार के अधीन काम करती हैं। शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त करने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल ना हो। इसीलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो बच्चों, शक्तियों के इस बंटवारे
को दुरुस्त करने के लिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो सभी न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति में सरकार की किसी भी शाखा का कोई दखल नहीं होता है। इसीलिए भारत में न्यायाधीश का एक बार नियुक्त हो जाने के बाद उसे हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती हैं। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। तो बच्चों, न्यायपालिका की जो ये स्वतंत्रता है अदालतों को बहुत भारी ताकत देती है। इसी आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को रोक पाते हैं। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अपनी एक अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह व्यक्ति उस अदालत में जा सकता है जहां पर उसको न्याय मिलेगा। अगला टॉपिक आता है बच्चों हमारा, भारत में अदालतों की संरचना कैसी है। हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं। सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। तो बच्चों, हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें मौजूद हैं। सबसे निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं और सबसे ऊपरी स्तर पर केवल और केवल एक अदालत होती है। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ होता है, सबसे ज़्यादा काम पड़ता है, उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय के नाम से जाना जाता है। ये अदालतें आमतौर पर ज़िले या तहसील के स्तर पर किसी शहर में होती हैं। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती हैं। प्रत्येक राज्य ज़िलों में बटा होता है और हर ज़िले में एक जिला न्यायाधीश होता है। तो बच्चों, ये जो अदालतें होती हैं आमतौर पर ज़िले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती हैं। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई भी करती हैं। प्रत्येक राज्य जो होता है वो ज़िलों में बटा हुआ होता है और इस तरह से हर ज़िले में एक जिला न्यायाधीश भी होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। तो बच्चों, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है और राज्य में यह सबसे ऊंची अदालत मानी जाती है। उच्च न्यायालयों के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। तो बच्चों, हम उच्च न्यायालयों से ऊपर एक न्यायालय होता है जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। यह देश की सबसे बड़ी अदालत होती है। कौन सी? सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय को हम इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। तो बच्चों, देश के जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुखिया होता है और सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले हैं वो देश में जितनी भी अदालतें हैं उन सभी को उनके फैसले मानने होते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे और इस चैप्टर में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके बच्चों।